आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आने वाला उड़ान के नाम से प्रीलिम्स वाला स्टैटिक 72वीं प्रीलिम्स बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा सामान्य विज्ञान। यह बीपीएससी परीक्षा के लिए क्विक एवं कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज है जो कि पीडब्ल्यू के द्वारा लाया जाता है उड़ान के नाम से। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला चैप्टर है गति और माप। दैनिक जीवन में हम लगातार गतिमान वस्तुओं का निरीक्षण करते हैं, जैसे सड़कों पर चलती कारें, पार्कों में खेलते बच्चे या चलने की साधारण क्रिया। समय के मापन के बारे में अगर हम लोग जानें तो समय को मापने की इकाइयाँ जो हैं यानी मूल इकाई सेकंड है और अन्य इकाई मिनट और घंटा है। गैलीलियो गैलीली ने एक चर्च में एक दीपक को आगे पीछे दोलन करते हुए देखा और पाया कि प्रत्येक दोलन में एक नियत समय लग रहा है। उसके बाद हम देखें लंबाई का मापन। तो लंबाई के लिए प्राथमिक एसआई इकाई मीटर है और 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में विभाजित किया जाता है और 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीलीटर में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें गति के प्रकार के बारे में। तो सरल रेखीय गति यानी जब वस्तुएं एक सीधे पथ पर गति करती है, तो उदाहरण के लिए सीधी सड़क पर चलने वाले वाहन या 100 मीटर की दौड़ में धावक। उसके बाद है वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहते हुए एक वृत्ताकार पथ पर चलती है। नेक्स्ट है आवर्ती गति, जब कोई वस्तु नियमित अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, उदाहरण के लिए एक लोलक की आगे पीछे की गति या पेड़ की एक शाखा का हिलना। उसके बाद है गतियों का संयोजन, यानी कुछ वस्तुएं एक से अधिक प्रकार की गति प्रदर्शित करती हैं, उदाहरण के लिए एक रोलिंग बॉल एक साथ सरल रेखीय गति यानी आगे की ओर गति और घूर्णन गति यानी चक्रण करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गति का वर्णन। इसमें पहला है दूरी, यानी यह तय किए गए कुल पथ की लंबाई है। यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिणाम है। उसके बाद है प्रकाश वर्ष, तो यह दूरी की एक इकाई है और यह उस दूरी का प्रतिनिधित्व करता है जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है और इसका सामान्यतः खगोल विज्ञान में खगोलीय पिंडों के बीच की विशाल दूरियों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूरी भौतिक अथवा अमूर्त संदर्भों में दो बिंदुओं या वस्तुओं के बीच के पृथक्करण को संदर्भित करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विस्थापन के बारे में। इसे प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक की सबसे छोटी दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों मिलते हैं। अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर विस्थापन कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं एक समान गति के बारे में। तो एक वस्तु को एक समान गति में कहा जाता है यदि वह समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता हो। उदाहरण के लिए एक वस्तु जो प्रति सेकंड 5 मीटर चलती हो और असमान गति में यदि वे समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती हैं, यानी उदाहरण के लिए भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक कार या पार्क में टहलते हुए व्यक्ति की गति। नेक्स्ट है गति की दर को मापना। तो चाल वह दूरी है जो कोई वस्तु इकाई समय में तय करती है। गति एक अदिश राशि है जो यह वर्णन करती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से गतिमान है और उसकी दिशा पर विचार किए बिना। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और अन्य मात्रक है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा। चाल भिन्न हो सकती हैं, अधिकांश वस्तुएं असमान गति प्रदर्शित करती हैं। औसत गति, तो इसे कुल तय की गई दूरी को कुल समय से विभाजित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय। स्पीडोमीटर वाहनों में लगाया जाने वाला एक उपकरण है जो वास्तविक समय में चाल को दिखाता है और ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी का रिकॉर्ड रखता है। वेग किसी वस्तु की गति है जो किसी निर्धारित दिशा में हो रही होती है और यह गति और दिशा दोनों को दर्शाती है। किसी वस्तु का वेग एक समान या परिवर्तनशील हो सकता है। जैसे विकृति किसी पदार्थ में लाए गए प्रतिबल के प्रत्युत्तर में उत्पन्न होने वाले विरूपण अथवा आकार में परिवर्तन का माप है। यह एक विमहीन राशि है तथा इसे कोई विशिष्ट इकाई संबंध नहीं होती है।
आगे हम लोग देखते हैं विमाहीन तथा इकाई रहित राशियों के कुछ उदाहरण। तो द्रव्यमान अंश, मूल अंश, सापेक्ष आर्द्रता, मैक संख्या और विशिष्ट गुरुत्व। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेग परिवर्तन की दर। त्वरण किसी निश्चित समय अवधि में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को मापता है, यानी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय। त्वरण वह गति है जिसमें समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है, और त्वरण वेग की दिशा में होता है, यानी यह धनात्मक होता है, और त्वरण वेग की दिशा के विपरीत होता है तब यह ऋणात्मक होता है। अब हम लोग देखते हैं त्वरण के प्रकार। एक समान त्वरण के बारे में अगर हम लोग जाने तो यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल पर समान मात्रा में परिवर्तित होता है तो उसे एक समान त्वरण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड गुरुत्व के कारण एक समान त्वरित गति प्रदर्शित करता है। उसके बाद हम लोग देखें असमान त्वरण के बारे में, तो यदि वेग में परिवर्तन की दर समय के साथ बदलती रहती है, जैसे एक कार जो समान समय अंतराल पर अलग अलग मात्रा में गति को बढ़ाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गति के समीकरण। यानी जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है और एक समान त्वरण का अनुभव करती है तो यह अपनी विभिन्न गति से जुड़ी विशेषताओं जैसे वेग, त्वरण और तय की गई दूरी के बीच कुछ निश्चित संबंधों का पालन करती है, और इन संबंधों को समीकरण के एक वर्ग में समूहीकृत किया जाता है, जिसे आमतौर पर गति का समीकरण कहा जाता है। और गति के तीन प्राथमिक समीकरण हैं, जैसे वेग समय संबंध यानी v बराबर u प्लस ए टी, स्थिति समय संबंध s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। उसके बाद है स्थिति वेग संबंध यानी 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक समान वृत्तीय गति। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलती है तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे कोई धावक एक ट्रैक पर दौड़ रहा हो तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वृत्तीय गति में कार्य करने वाले बल के बारे में देखें तो पहला है अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो वह बल जो उसी पथ पर गतिमान उसे बनाए रखता है, तो उसे सीधी रेखा में बाहर गति करने से रोकता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। इस बल के बिना गतिशील वस्तु अपनी वृत्ताकार गति छोड़कर उस पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश सीधी रेखा में गमन करेगी। उसके बाद है अपकेंद्रीय बल। यह वृत्ताकार गति में वस्तुओं द्वारा अनुभव किया जाने वाला बाहर की ओर यानी केंद्र से दूर आभासी छद्म बल है। यह किसी भौतिक वस्तु द्वारा लगाया गया वास्तविक बल नहीं है, बल्कि यह घूर्णनशील गैर जड़त्वीय संदर्भ तंत्र में गति के विश्लेषण का एक गणितीय प्रभाव है। उसके बाद है अपकेंद्रीकरण। ये विभिन्न घनत्व वाले पदार्थों को अपकेंद्रीय बल का उपयोग करके अलग करने की प्रक्रिया है। वॉशिंग मशीन में स्पिन चक्र के दौरान अपकेंद्रीकरण का उपयोग किया जाता है। कपड़ों को धोने और खंगालने के बाद मशीन ड्रम को तेजी से घुमाती है, जिससे अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, और यह बल अतिरिक्त जल को कपड़ों से निकालने में सहायता करता है, क्योंकि यह जल को बाहर की ओर और ड्रम की दीवारों की तरफ ढकेलता है। आगे हम लोग देखते हैं बल और गति के नियम। ऐतिहासिक रूप से विरामावस्था को किसी वस्तु की प्राकृतिक स्थिति माना जाता था, जब तक कि गैलीलियो गैलिली और आइजैक न्यूटन ने गति पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करके इस विश्वास को चुनौती नहीं दी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गति का पहला नियम। तो गैलीलियो के प्रेक्षणों ने उन्हें यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि वस्तुएं बाहरी बल की अनुपस्थिति में एक समान गति से गतिमान रहती हैं। न्यूटन ने इस विचार को और विकसित किया तथा गति की व्याख्या करने वाले तीन मूलभूत नियमों को तैयार किया, जिन्हें अब न्यूटन की गति के नियमों के रूप में जाना जाता है। इसमें से पहला है जड़त्व का नियम। ये पहला नियम है जिसे अक्सर जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसके अनुसार कोई वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में या सीधी रेखा में एक समान गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। और यह सिद्धांत विभिन्न घटनाओं की व्याख्या करता है, जैसे जब कोई कार अचानक रुकती है तो आगे की ओर झुकने की हमारी प्रवृत्ति, या बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर झुकने की हमारी प्रवृत्ति। गैलीलियो गैलिली के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग जाने तो इनका जन्म 1564 में पीसा इटली में हुआ था। इन्होंने गति की समझ पर गहरा प्रभाव डाला
और इनकी पुस्तक द लिटिल वैलेंस ने सापेक्ष घनत्व निर्धारित करने की आर्किमिडीज की विधि प्रस्तुत की और 1589 में गति पर उनके निबंधों ने गिरती हुई वस्तुओं के बारे में सिद्धांत प्रस्तुत किए। यह एक इतालवी भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। इनको गति की अवधारणा को परिभाषित करने और उसका अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्तियों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने शास्त्रीय भौतिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा वस्तुओं की गति को समझने के लिए प्रयोग किए। गैलीलियो के कार्य ने गति, वेग और त्वरण की आधुनिक समझ की नींव रखी और उनके अवलोकनों और प्रयोगों ने न्यूटन के गति के नियमों के प्रतिपादन का मार्ग प्रशस्त किया। अतः गैलीलियो को गति की अवधारणा को परिभाषित करने और उसका अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में। तो विरामावस्था की वस्तुओं की प्रवृत्ति विरामावस्था को बनाए रखने की होती है और गतिमान वस्तुओं की प्रवृत्ति गति की अवस्था को बनाए रखने की होती है। सभी पिंडों में जड़त्व का स्तर समान नहीं होता। उदाहरण के लिए खाली बॉक्स को धकेलना पुस्तकों से भरे बॉक्स को धकेलने से आसान होता है। यदि हम एक फुटबॉल और समान आकार के पत्थर की तुलना करते हैं तो पत्थर को लात मारकर उछालने की तुलना में फुटबॉल को उछालना आसान और कम हानिकारक होता है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुओं जैसे ट्रेन का कम द्रव्यमान वाली वस्तुओं जैसे गाड़ी की तुलना में अधिक जड़त्व होता है और किसी वस्तु का जड़त्व मात्रात्मक रूप से उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। जड़त्व किसी वस्तु का अपनी गति या विरामावस्था की स्थिति को बदलने के लिए अंतर्निहित प्रतिरोध है और वस्तु का द्रव्यमान मात्रात्मक रूप से इस प्रतिरोध या जड़त्व को मापता है। जड़त्व के नियम के अनुसार जब कोई वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में या एक सीधी रेखा में एक समान गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। वस्तु का द्रव्यमान भी जड़त्व को प्रभावित करता है और इनके अनुसार चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने से कौन अधिक प्रभावित होगा, एक मोटा व्यक्ति एक पतला व्यक्ति। सॉरी, ये आपके अनुसार है, मतलब ये आपको सोचना है कि चलती बस में अगर अचानक ब्रेक लगाया जाए तो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होगा, एक मोटा आदमी या फिर एक पतला आदमी। आगे हम लोग देखते हैं गति का दूसरा नियम। तो गति का दूसरा नियम यह निर्दिष्ट करता है कि किसी वस्तु पर असंतुलित बाह्य बल के परिणाम स्वरूप उसके वेग में परिवर्तन होता है जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। और ये अवलोकन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि वस्तुओं द्वारा उत्पन्न प्रभाव उनके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए उच्च वेग प्राप्त करने हेतु अधिक बल की आवश्यकता होती है। जैसे न्यूटन ने संवेग की कल्पना दी या संवेग की संकल्पना दी। संवेग यानी p को किसी वस्तु के द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी p बराबर m गुणे v। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वेग की दिशा के समान होती है और इसका मात्रक किलोमीटर प्रति सेकंड है। असंतुलित बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाता है। जैसे निष्क्रिय बैटरी वाली कार का उदाहरण, यह अचानक धक्का देने से स्टार्ट नहीं होती, लेकिन देर तक लगातार धक्का देने से यह इतनी गति पकड़ लेती है कि इसका इंजन स्टार्ट हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि गति में परिवर्तन बल के परिमाण और बल के कार्य करने की अवधि दोनों से प्रभावित होता है। गति का दूसरा नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है तथा यह बल की दिशा में होता है। उदाहरण के तौर पर जब गोलकीपर गोल पर मारी गई गेंद को पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है तो वह वास्तव में उस समय अवधि को बढ़ा देता है जिसके दौरान गेंद के संवेग में परिवर्तन होता है और यह क्रिया संवेग परिवर्तन की दर को कम करती है। गेंद के साथ संपर्क समय को बढ़ाकर गोलकीपर बल को अधिक समय में वितरित कर देता है जिससे गेंद पर लगने वाला बल कम हो जाता है और यह क्रिया गोलकीपर के लिए लाभकारी होती है क्योंकि इसमें उसके हाथों पर पड़ने वाला आघात बल कम हो जाता है जिससे चोट लगने या गेंद के हाथों से फिसल जाने की संभावना कम हो जाती है। गति के प्रथम नियम से संबंध अगर हम लोग देखें तो पहला नियम यानी कोई वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी
यह एक सीधी रेखा में एक समान गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। और दूसरे नियम के गणितीय सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है F बराबर ma। यदि F बराबर 0 हो तो V बराबर U, यानी किसी भी समय के लिए यदि वस्तु विराम से प्रारंभ होती है तो यह विरामावस्था में ही रहेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं गति का तीसरा नियम। तो गति का तीसरा नियम दो वस्तुओं द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए बलों से संबंधित है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में समान बल लगाती है। ये बल, जिन्हें क्रिया और प्रतिक्रिया बल कहा जाता है, हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। और तीसरे नियम के लिए यह एक वैकल्पिक विवरण प्रदान करता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, हालांकि ये बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जैसे चलने का उदाहरण, तो जब कोई व्यक्ति चलने की कोशिश करता है तो वह जमीन को पीछे की ओर धकेलता है और बदले में जमीन बराबर और विपरीत बल आगे की ओर लगाती है, जिससे व्यक्ति वांछित दिशा में आगे बढ़ता है। उसके बाद है नाविक और नाव उदाहरण। यदि नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर बढ़ती है, और नाविक द्वारा जल या जमीन पर लगाए गए आगे की ओर बल की प्रतिक्रिया नाव पर जल या जमीन द्वारा समान विपरीत बल द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है, और यह आकाशीय पिंडों और पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तुओं की गति के लिए जिम्मेदार है। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की अवधारणा का प्रतिपादन किया। जैसे सेव और पृथ्वी का आकर्षण। यद्यपि यह स्पष्ट है कि पृथ्वी वस्तुओं को आकर्षित करती है जैसे पेड़ से गिरता सेव, लेकिन इसका विपरीत भी सत्य है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार सेव पृथ्वी पर बराबर और विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। उसके बाद है आकाशीय पिंड और गुरुत्वाकर्षण। तो हमारे सौर मंडल के ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं क्योंकि सूर्य उन पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। और न्यूटन ने इन अवलोकनों से यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती हैं, चाहे उनका आकार कुछ भी हो। गुरुत्वाकर्षण एक सार्वभौमिक बल है जो द्रव्यमान वाली वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। यह बल हमारे ब्रह्मांड के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है और आकाशीय पिंडों की गति को नियंत्रित करता है, और यह पृथ्वी पर वस्तुओं के समान व्यवहार को निर्धारित करता है। अब हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के बारे में। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सार्वभौमिकता के बारे में अगर हम लोग जानें तो यह नियम सार्वभौमिक रूप से लागू होता है चाहे पिंडों की प्रकृति, आकार या अवस्थिति कुछ भी हो। जैसे उदाहरण के लिए दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए या दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल अपने मूल मान का एक चौथाई हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम ब्रह्मांड की व्यापक संरचना और व्यवहार, जिसमें सेवों के पेड़ से गिरने से लेकर आकाश गंगाओं की जटिल क्रियाविधियों तक शामिल है, इसको समझने हेतु आधारभूत नियम है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कई घटनाओं की समझ को एकीकृत करता है। इनमें से कुछ सामान्य नियम नीचे सूचीबद्ध हैं। जैसे पृथ्वी का आकर्षण, यह व्याख्या करता है कि चीजें पृथ्वी की ओर क्यों गिरती है। दूसरा है चंद्रमा की कक्षा, यानी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति उनके बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल के कारण होती है। उसके बाद है ग्रहों की गति। तो ग्रह गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद है ज्वारीय घटनाएं। महासागरों में ज्वार भाटा चंद्रमा द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से काफी प्रभावित होता है, और कुछ हद तक सूर्य द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से भी प्रभावित होता है। सूर्य से आने वाले सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इस समय को प्रकाश यात्रा अथवा सौर पारगमन समय कहा जाता है। यह वह समय है जो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी तय करने में लगता है, जो लगभग 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं मुक्त रूप से गिरती वस्तुएं। वस्तुओं को मुक्त रूप से गिरता हुआ तब कहा जाता है जब वे केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होती हैं और उन पर कोई अन्य बल जैसे वायु प्रतिरोध कार्य नहीं करता। मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण पृथ्वी की ओर त्वरण का अनुभव करती हैं और इस त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से प्रदर्शित किया जाता है और इसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी F बराबर mg, जहाँ m बराबर वस्तु का द्रव्यमान है और g बराबर गुरुत्वीय त्वरण है। उसके बाद है अक्षांश के साथ भिन्नता। तो पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। इस प्रकार ध्रुवों पर जी का मान भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ा अधिक होता है और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर यानी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उदाहरण के तौर पर निर्वात में जहाँ कोई वायु प्रतिरोध नहीं होता, सभी वस्तुएं चाहे उनका द्रव्यमान या पदार्थ कोई भी हो, गुरुत्वाकर्षण के कारण समान त्वरण से गिरेंगी। यह त्वरण पृथ्वी की सतह के निकट लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अतः पंखा, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद तीनों ही जब एक ही ऊंचाई से निर्वात में एक साथ छोड़ी जाएंगी तो एक ही समय पर भूमि पर पहुंचेंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं द्रव्यमान के बारे में। तो द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा का एक माप है और किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। और जड़त्व किसी भौतिक वस्तु की गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध है। और किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी अवस्थिति से स्वतंत्र होता है, चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या बाह्य अंतरिक्ष में हो या ब्रह्मांड में कहीं भी हो, उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा और यह गुण द्रव्यमान को अदिश और सार्वभौमिक रूप से अपरिवर्तनीय बनाता है। भार गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु पर लगाया गया बल है और यह वह बल है जिसके द्वारा कोई वस्तु किसी बड़े पिंड जैसे कि ग्रह की ओर आकर्षित होती है। आगे हम देखें भार और द्रव्यमान के बीच में संबंध। तो भार किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस विशेष स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण दोनों पर निर्भर करता है। चूंकि भार एक बल है इसलिए इसका एसआई मात्रक न्यूटन है और भार एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण यानी बल की मात्रा और दिशा यानी विशाल पिंड के केंद्र की ओर, आमतौर पर पृथ्वी के केंद्र की ओर या नीचे की ओर दोनों होते हैं। किसी वस्तु का भार इस बात पर निर्भर करता है कि वह कहाँ है। उदाहरण के लिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम होगा क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कम है। इसके विपरीत उस वस्तु का द्रव्यमान अवस्थिति से स्वतंत्र नियत रहता है। आगे हम लोग देखते हैं चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार। तो जिस प्रकार पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुओं का पृथ्वी पर भार होता है, उसी प्रकार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पर भी उनका भार होता है। हालांकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में काफी कमजोर है क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान कम है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का छठा भाग होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपका भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर आपका भार केवल 10 किलोग्राम होगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर चलने वाले प्रथम व्यक्ति बने। उनके प्रसिद्ध शब्द ये थे कि यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है लेकिन मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग है। मानव इतिहास का एक प्रतिष्ठित क्षण भी बन गया। आर्मस्ट्रॉन्ग एक अंतरिक्ष यात्री तथा अपोलो 11 मिशन के कमांडर थे जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्य और ऊर्जा। तो कार्य को बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है, जैसे W बराबर F गुणे S। कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, और कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। जब बल या विस्थापन शून्य होता है तो किया गया कार्य भी शून्य होता है, किया गया कार्य धनात्मक होता है। और जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो इसके विपरीत यानी जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो कार्य ऋणात्मक होते हैं।
उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊर्जा के बारे में। तो विज्ञान में ऊर्जा को किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। जब कोई वस्तु कार्य करती है तो वह ऊर्जा खोती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है वह ऊर्जा प्राप्त करती है। ऊर्जा वाली वस्तुएं किसी अन्य वस्तु पर बल लगा सकती है, जिससे ऊर्जा स्थानांतरित होती है, और ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के संदर्भ में मापा जाता है, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यानी 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। आगे हम लोग देखते हैं ऊर्जा के रूप। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। प्रकृति में ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस तरह के रूपांतरण को दर्शाती है। ऊर्जा विभिन्न रूपों में मौजूद है। यांत्रिक यानी गतिज और स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा इत्यादि। गतिज ऊर्जा गतिमान वस्तुओं से संबंधित होती है। उदाहरण के तौर पर गतिमान गोली, बहता जल और दौड़ता हुआ एथलीट इत्यादि। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी गति के साथ बढ़ती है, और किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके वर्तमान वेग को प्राप्त करने के लिए उस पर किए गए कार्य के बराबर होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन किए बिना उस पर किए गए कार्य के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर एक रबर बैंड को खींचने से इसके भीतर स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है, और खिलौना कार की चाबी घुमाने से खिलौने के अंदर स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति या विन्यास के कारण होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊंचाई पर स्थित वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उसे जमीन से उस ऊंचाई तक उठाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा से परिभाषित होती है। जैसे वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल उसका भार है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण है, यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वस्तु पर किया गया कार्य। W बराबर mg गुणे h, यानी mgh। वस्तु द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो इसकी स्थितिज ऊर्जा EP है, तब EP बराबर mgh होता है। ऊंचाई पर अवस्थित किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा धरातल या उसके संदर्भ में शून्य स्तर के सापेक्ष होती है। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा संदर्भ स्तर के आधार पर भिन्न हो सकती है। आगे हम लोग देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, फिर चाहे ऊर्जा कैसी भी रूपांतरित हो, किसी प्रणाली की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, और यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। किसी भी रूपांतरण से पूर्व और पश्चात कुल ऊर्जा समान रहती है। यह नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के ऊर्जा रूपांतरणों पर लागू होता है। उदाहरण के तौर पर जब m द्रव्यमान वाली कोई वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है, तो इसकी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा mgh होती है, जबकि इसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग भी शून्य होता है। और जैसे जैसे यह नीचे गिरती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और यह जितनी अधिक नीचे गिरती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही कम होती जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। और जब वस्तु जमीन को छूने वाली होगी, तो इसकी ऊंचाई यानी h बराबर 0 और वेग अधिकतम होगा, इसलिए गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, जबकि इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। मुक्त रूप से गिरने के संपूर्ण अवधि के दौरान इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है।